कल 12 अक्टूबर को पूज्य सर संचालक मोहन भागवत जी ने और माननीय राजनाथ सिंह जी ने वीर सावरकर की पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, अगर हम वीर सावरकर के बताए हुए मार्ग पर चलते तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता और हमारा भारत अखंड भारत रहता। बहुत सी ज्ञानवर्धक तथ्य हमें पता चले। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि उदय माहुरकर जी ने जो इस पुस्तक को लिखा है, इसको पढ़ें तो निश्चित रूप में वीर सावरकर जी के विचार देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनकी क्या सोच थी, आपको पता चलेंगे। आइए वीर सावरकर जी को नए आयाम में हम उनका अध्ययन करें और उन्हें पढ़ें और उनको समझने का प्रयास करें। भाषण में माननीय सर संचालक मोहन भागवत जी ने कहा, यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग विचार है। हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है। भगवान को लगा मैं एक हूं अनेक हूं, इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो हम अनेक हो रहे हैं, आनंद की बात है। लेकिन हम विशिष्ट है, विविध है, अनेक है, इसका मतलब हम अलग है, ये बिल्कुल नहीं होता। एग्जिस्टेंस इज वन, केवल मानव नहीं, चराचर सृष्टि, जो विज्ञान भी आज सिद्ध करता है। सावरकर जी शुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे। अभी बताया सावरकर जी यानी तर्क, किसी भी बात को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ, उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की। मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। उनका जीवन तो मेरा अब क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा। तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में, जिसको चिरायु ने उद्धृत किया, दीप्तानलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाळुनी आम्ही ठरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो, और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारे वेदी पर बलि चढ़ रही है। छोटा मैं स्वयं भुगत रहा हूं, छोटा भाई भी कारावास में है। लेकिन ये क्या है, हम अगर 7 भाई होते तो सब तुम्हारे ही ठंडल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे। ओजस्वी कविता, वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी, वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे। उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई। वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे। तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे। तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था। मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा, तो उनकी भाषा वैसी हो गई। अब लड़ाई में थे तो लड़ाई में तो कोई लड़ने वाला संधि की बात नहीं करता। वो दूसरी डिप्लोमेसी पीछे से चलती है, उसमें दरवाजे खुले रहते, वो होना चाहिए, होता है। लेकिन जो सामने सेनापति है वो ऐसी भाषा नहीं करता था। उनका वो रोल था और वैसा उन्होंने किया। लेकिन हम जानते हैं कि उनके विचारधन को हम समग्रता से देखें तो जो बात अभी माहुरकर जी ने बताई है उनके बारे में, पुस्तक में वेल रिसर्च ऐसी लिखी है,
वो 100% सही है। लेकिन ये कैलमनी जो होती है ना, अपने प्रजातंत्र में राजनीतिक विचार के अनेक प्रवाह है और होते ही है। प्रजातंत्र नहीं होता तो भी हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि मतभिन्नता ये स्वाभाविक है। हम संगठन सूक्त कहते हैं, उसमें एक जगह सहचित्त ऐसा शब्द है, बाकी सब जगह समान या सम ऐसा शब्द है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेषाम। विनोबाजी भावे कहते हैं कि ऋग्वेदकार मनुष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये माना कि चित्त समान है, समिति समान हो सकती है, मन समान हो सकता है, मंत्र समान हो सकता, सब मनुष्य का चित्त समान नहीं होता है कभी। इसलिए मत एक बात के अनेक लोगों के हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात होती है कि हमारे मत अलग है तो भी हम एक साथ चलेंगे। ये जहां होता है वहां मतों का शास्त्रार्थ होता है, एक सहमति बनती है। जिनका नहीं माना गया वो अपना मत उसमें विलीन कर देते हैं और पूरा समूह आगे बढ़ता है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, एक स्वर में बात करता है। हमारी राष्ट्रीयता के ये सारे मूल तत्व है। उसका उद्घोष करने वाले सावरकर जी को, ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। वास्तविक सावरकर जी के समकालीन अन्य विचार के जो लोग थे, उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं। उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाहिर है। कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में, उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए, और गांधी जी को हमारी विनंती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। और सावरकर जी के बारे में गांधी जी ने क्या कहा बताया। सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठिन है। इतना मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। उत्तम प्रतिभावान साहित्य, उनके कविताएं, उनके नाटक, उनके लेख, उत्तम वक्ता, किसी भी विषय का मर्म जानकर उसके बारे में मत व्यक्त करने वाले मर्मज्ञ, समाज की एकता के अत्यंत पुरस्कर्ता और समाज की रूढ़ी कुरीतियों के समूल उच्चाटन, अंधविश्वासों के समूल उच्चाटन के प्रखर पुरस्कर्ता। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे, यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहा, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। कवि ने पूछा, भाई लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और शंकर जी तो वह बर्फ में जाके बैठ गए कैलाश पर, और ये तो सागर में छुप गए विष्णु जी, ये क्या बात है, क्या हुआ। तो बड़ा कोई व्यक्ति होता तो कोई कल्पना सजाता, लेकिन एक क्षुद्र व्यक्ति मिला उसको, उसने कहा खटमल हुए होंगे घर में। आदमी की बुद्धि ही छोटी है तो क्या करे। ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित। वो तो यानी मुझे तो दखल पात्र भी लगती नहीं। मैं गुस्सा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नहीं होता।
सावरकर जी के व्यक्तित्व के प्रकाश को ढकने के लिए वो अत्यंत ही तुच्छ है। वो सारा निंदा का तमस विदीर्ण करके सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंच ही रहा है। आज 75 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभव लिए, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है। ये अगर उस समय लगती, उस समय फिर हिंदू समाज कहता कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, कर्तव्य में आपका भी हिस्सा है और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। अभी हमारे उन्होंने फारूक खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते हैं भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। रावण का खतरा राम के राज्य पर नहीं था, बीच में बहुत बड़ा दंडकारण्य था, लेकिन अयोध्या का राजकुमार चलकर दक्षिण में करके रावण का विध्वंस करके क्यों आया? क्योंकि इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश का जन, इसकी सुरक्षा उसका काम है। क्यों चाणक्य वहां से तक्षशिला से वापस आकर चंद्रगुप्त को ले गया, उसको खड़ा करके, और उसने यवन के आक्रमणों का प्रतिकार करवाया मगध के साम्राज्य से? ये उद्योग करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि सारा देश एक है भाई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा, काशी का मंदिर टूटा था, कि हिंदू मुसलमान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है दोनों को समान आंख से देखकर उनके साथ व्यवहार करे। तुम अत्याचार कर रहे हो, सावधान, तुम अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आना पड़ेगा। क्यों? शिवाजी महाराज का राज्य आज के महाराष्ट्र के 2-3 जिलों तक ही सीमित था। काशी की चिंता क्यों की? क्योंकि सारा देश है, अनेक भाषा है, अनेक पंथ है, सब कुछ है, लेकिन हम सब लोग एक भारत माता के सपूत है, एक संस्कृति की विरासतदार है, जो सारे विश्व को साथ में चलना सिखाती है। उसके दुनिया को आवश्यकता है, दुनिया को उसको देने का काम भारत को करना है। वो करने के लिए भारत समर्थ हो, इसको समझने वाला हिंदू समाज सशक्त हो, क्योंकि सत्य के पीछे शक्ति नहीं है तो दुनिया उसको नहीं मानती, और शक्ति के पीछे शील नहीं है तो वो उन्मत्त होती है। इन बातों को जानने वाले सावरकर जी ने ये बताया है, वो जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताया कि ऐसा समर्थ संगठित बल संपन्न हिंदू गीता के अलावा दूसरी बात नहीं कहेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करेगा, क्योंकि हमारा यही पसायदान है, हमको पूर्वजों से मिला, उसी को हमको समय समय पर देना पड़ता है। उसके लिए इस देश में जो प्रत्येक है उसका दायित्व है, समान दायित्व वाले हम लोग हैं। हमारी मातृभूमि विभाजित नहीं हो सकती। अभिनव भारत उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका सांगता समारोह उन्होंने बाद में कहा, जिसमें पूजनीय गुरुजी उपस्थित थे। उस समय का उनका भाषण है कि हम हिंदू सिंधु के बिना रह कैसे सकते। 1967 की बात है। उन्होंने तब भी यह सोचा था कि भारत एक होना चाहिए, एक होगा। योगी अरविंद ने कहा था कि अभी विभाजन हो गया तो इसके कारण बहुत भटकाव होगा, लेकिन अंततोगत्वा फिर से अखंड भारत उदीयमान होगा। ये विश्व के लिए आवश्यकता है। आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। वो भी अखंड भारत का स्वप्न देखने वालों में एक थे। आज हम सावरकर जी को स्मरण करें, उनके असली रूप में, रंग में उनको देखें। ऐसा देखने के लिए ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें, ऐसी पुस्तकों को घर में खरीद कर रखें, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उसको पढ़े और सही जानकारी ले, और फिर से उस खोई हुई एकात्मता और अखंडता को वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध हो।
बड़ा साफ साफ प्रकाशक महोदय ने कहा कि हमारे आने से बिकरा बढ़ता है, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया है। लेकिन ठीक है, बिकरा बढ़े, मेरी शुभेच्छा तो है ही। परंतु साथ साथ ये संकल्प अगर अपने समाज में बनता है तो लेखक द्वय का जो इतना परिश्रम है, इतने कम समय में इतना गहन अध्ययन कर और ऐसे विषय पर उन्होंने लिखा, लोग क्या कहेंगे पता नहीं, ऐसा उनको लगता था। और प्रकाशक महोदय ने, आजकल हो रहा है ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन भी, तो उन्होंने भी इसको प्रकाशित करने का साहस किया, तो वो फालतू नहीं जाएगा अगर ये संकल्प लेकर हम खड़े हो जाएंगे और एक आदर्श भाईचारा युक्त समाज, बल संपन्न समाज, विश्वहितैषी समाज, स्वनिर्भर समाज बनकर खड़े रहेंगे और विश्व को शिक्षा देंगे। वो दिन हम जल्दी देखें। ये शुभकामना आपको विजयादशमी के 2 दिन पहले ही देता हूँ और मेरा भाषण। जय भारत, जय उत्तराखंड।